आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, तो टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट। देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट इन इंडिया, आर्टिकल 112, to present before the parliament a statement of estimated receipts and expenditure of the government in respect of every financial year which runs from 1st April to 31st March. तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है जिसमें क्या करना होता है, गवर्नमेंट को रिसीट्स और एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर प्रेजेंट करना होता है पार्लियामेंट में हर साल, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। और जो वो फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सा होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। यानी कि गवर्नमेंट को इस साल क्या क्या एक्सपेंडिचर और क्या क्या रिसीट्स उसको मिलेंगे, ये एस्टिमेशन उसको पहले से ही प्रेजेंट करना होता है पार्लियामेंट में हर एक फाइनेंशियल ईयर में। और वो फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। दिस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूट द मेन बजट डॉक्यूमेंट। और इसी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि जो हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, जो एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बनाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बजट। यानी कि यही क्या है, मेन बजट डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है। Further, the budget must distinguish expenditure on the revenue account from other expenditure. तो बजट में जो एक्सपेंडिचर होता है वो रेवेन्यू अकाउंट का होता है, और दूसरे कई टाइप्स के भी एक्सपेंडिचर होते हैं और वो आपस में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। देयरफॉर द बजट कंप्राइजेस ऑफ द रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। तो इसकी वजह से जो बजट है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है रेवेन्यू बजट और दूसरा है कैपिटल बजट। ठीक है। तो जो रेवेन्यू बजट है, रेवेन्यू बजट के अंदर क्या आता है, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल बजट के अंदर क्या आता है, कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, द रेवेन्यू अकाउंट। The revenue budget shows the current receipts of the government and the expenditure that can be met from these receipts. तो रेवेन्यू बजट क्या शो करता है, करंट रिसीट की गवर्नमेंट को करेंटली क्या मिल रहा है टैक्सेस और नॉन टैक्सेस के थ्रू, और उस जो टैक्सेस और नॉन टैक्सेस के थ्रू उनको जो रिसीट्स मिल रही है, जो रेवेन्यू मिल रहा है, उस रेवेन्यू से गवर्नमेंट क्या क्या एक्सपेंडिचर कर रही है, क्या क्या खर्चा कर रही है, उसको रेवेन्यू बजट बोला जाता है या वो रेवेन्यू बजट शो करता है। ठीक है। तो सबसे पहले आता है रेवेन्यू रिसीट। तो रेवेन्यू अकाउंट के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक है रेवेन्यू रिसीट और दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेवेन्यू रिसीट। तो रेवेन्यू रिसीट्स आर डिवाइडेड इनटू टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है। रेवेन्यू रिसीट्स भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है टैक्स और दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू कंसिस्ट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज लिव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, टैक्स रेवेन्यू जो नॉर्मल टैक्स गवर्नमेंट लगाती है या अदर ड्यूटीज गवर्नमेंट जो लगाती है। फॉर एग्जांपल टैक्सेस कौन से हो जाएंगे, इनकम टैक्स हो जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स हो जाएगा, एक्सपेंडिचर टैक्स, वेल्थ टैक्स। तो ये सारे जो टैक्सेस है वो गवर्नमेंट लगाती है, इम्पोज करती है। ठीक है। और अदर ड्यूटीज़ यानी कि इम्पोर्ट ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटीज़ हो गया। तो ड्यूटीज़ और टैक्सेस जो गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है वो टैक्स रेवेन्यू होता है। ठीक है। टैक्स रेवेन्यू एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स कंप्राइज ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस which fall directly on individual, personal income tax and firms corporation tax, and indirect taxes like excise taxes, duties levied on goods produced within the country, custom duties, taxes imposed on goods imported into and exported out of India, and service tax. तो इस लाइन में क्या बोल रहे हैं कि जो भी हमारे टैक्सेस होते हैं, जो भी गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है, वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा कौन सा है, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है।
तो जो डायरेक्ट टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल कौन कौन से बताए? डायरेक्ट टैक्सेस हैं हमारे पास पर्सनल इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से हैं? एक्साइज टैक्सेस और कस्टम ड्यूटीज, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब कि जिस पर टैक्स लगाया गया है वही उसको बियर कर रहा है, यानी कि जिस पर टैक्स लगाया जा रहा है वो ही आखिर में पे कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर हम पर्सनल इनकम टैक्स, अगर हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो इनकम टैक्स में क्या होता है? जिस टैक्स पेयर पर टैक्स लगाया जा रहा है वही वो टैक्स पे कर रहा है, यानी कि यहाँ पर शिफ्टिंग नहीं होती। जो टैक्स पेयर है, जो जिसको इनकम टैक्स पे करना है, वो अपना टैक्स किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसको खुद ही टैक्स पे करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? डायरेक्ट टैक्स हो जाता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स में शिफ्टिंग होती है, शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेस होती है। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स लगाया किसी और पे जाता है, लेकिन एक्चुअल बर्डन या एक्चुअल टैक्स जो पे करता है, जो बियर करता है, वो कोई और पर्सन होता है। फॉर एग्जांपल, हम अगर एक्साइज टैक्सेस की बात कर रहे हैं, या प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूसर क्या करता है? अगर प्रोड्यूसर पर टैक्स लगाया जाता है तो प्रोड्यूसर खुद टैक्स पे नहीं करता, वो कंज्यूमर पर शिफ्ट करता है। और एक्चुअल बर्डन कौन पे कर रहा है? एक्चुअल बर्डन कंज्यूमर पे कर रहा है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल क्या हैं? जैसे एक्साइज टैक्सेस हो गया। एक्साइज ड्यूटीज कौन सी होती हैं? जो गुड्स अपनी कंट्री में प्रोड्यूस हो रही हैं। और कस्टम ड्यूटीज़ कौन सी होती है? कस्टम ड्यूटीज़ वो वाले टैक्सेस होते हैं जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे लगते हैं। यानी कि अगर इंडिया एक इकॉनमी है और इंडिया की इकॉनमी में इंपोर्ट हो रहा है तो उसमें कस्टम ड्यूटी लगेगा, और अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो भी कस्टम ड्यूटी लगेगा, ठीक है। तो उन चीज़ों पर कस्टम ड्यूटीज़ लगते हैं, और ये सारे क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। तो जो टैक्सेस हैं वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, एक है डायरेक्ट टैक्सेस और एक है इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में बोल रहे हैं कि जो एक्साइज टैक्सेस आर द सिंगल लार्जेस्ट रेवेन्यू अर्नर कंट्रीब्यूटिंग 35.7% ऑफ टोटल टैक्स रेवेन्यू इन 2003 एंड 4। तो अगर हम ईयर 2003 और 4 देखें तो जो एक्साइज टैक्सेस हैं उसका जो शेयर है टोटल टैक्सेस में कितना है? 35.7%। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर हम सारे टैक्सेस को मिलाकर कंपेयर करते हैं तो जो एक्साइज टैक्सेस है वो सिंगल एक ऐसा लार्जेस्ट रेवेन्यू अर्नर है जिसने 35.7% टोटल टैक्स रेवेन्यू को अर्न किया है। यानी कि सबसे ज़्यादा शेयर टैक्सेस का कहाँ से आ रहा है? एक्साइज टैक्सेस से आ रहा है। अदर डायरेक्ट टैक्सेस लाइक वेल्थ टैक्स, gift tax and estate duty have never been of much significance in terms of revenue yield and thus have been referred to as पेपर टैक्सेस, ठीक है। तो एक तरफ हम एक्साइज टैक्सेस की बात कर रहे हैं कि जिसका सबसे ज़्यादा शेयर है टोटल टैक्सेस को मिलाकर, और दूसरी तरफ हम किसकी बात कर रहे हैं? वेल्थ टैक्स की, गिफ्ट टैक्स की और एक्सटेट ड्यूटी की, जिसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं, अगर हम ये देखते हैं कि किसके टैक्स से कितना शेयर आया है, तो जो वेल्थ टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है, एस्टेट ड्यूटी है, उस पर इतना रेवेन्यू अभी तक गवर्नमेंट के पास नहीं आया है। इसलिए उसको क्या बोला गया है? एक टर्म बोली गई है पेपर टैक्सेस, ठीक है। टू न्यू टैक्सेस, द फ्रिंज बेनिफिट टैक्सेस on those benefit enjoyed collectively by the employees and on cash withdrawals from banks over a certain threshold in a day were introduced in the budget for 2005 and 6। तो 2005 और 6 के बजट में दो न्यू टैक्सेस इंट्रोड्यूस किए गए थे। एक है फ्रिंज बेनिफिट टैक्स जो कलेक्टिवली लगता है, यानी कि जो भी एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एंजॉय कर रहे हैं कलेक्टिवली उन पर क्या लगता है? फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। और दूसरा कौन सा नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि अगर एक सर्टेन लिमिट में एक दिन में कैश विड्रॉ किया है बैंक से तो उस पर टैक्स। और ये दो जो टैक्सेस हैं कब इंट्रोड्यूस किए गए थे? ईयर 2005 और 6 में। The share of direct taxes in gross tax revenue has increased from 19.1% in 1991 to 41.3% in 2003 and 4। तो जो डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्सेस का शेयर कितना इंक्रीज हुआ है? 19.1% था कब? 1991 में। और अब कितना, यानी कि 2003 और 4 में कितना हो गया है? 41.3।
There has been a reduction in the share of indirect tax revenue, falling from 78.4% in 1991 to 57.9% in 2003 और 4. तो एक साइड पर जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनका शेयर इंक्रीज हुआ है, लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू का शेयर कम हुआ है. कैसे? 1991 में कितना शेयर था? 78.4% था, और 2003 एंड 4 में कितना हो गया? 57.9%. ठीक है, तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसका शेयर क्या हुआ है? कम हुआ है. अब the redistribution objective is sought to be achieved through progressive income taxation, in which higher the income, higher the tax rate. तो अगर हमें redistribution objective को अचीव करना है तो हमने लास्ट वीडियो में 3 मेन फंक्शंस पढ़े थे गवर्नमेंट के, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट था डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्टिव. तो अगर हमें उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो वो कैसे अचीव होगा? प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेशन के बेसिस पे. अब प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेशन क्या होता है कि जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्स, यानी कि हायर द इनकम हायर इज़ द टैक्स रेट. ठीक है, firms are taxes on a proportional basis where the tax rate is a particular proportion of profit. लेकिन जो फर्म है, फर्म किसके बेसिस पर टैक्स हो रहा है? प्रोपोर्शनल बेसिस. प्रोपोर्शनल बेसिस मतलब चाहे तुम्हारी कितनी भी इनकम है, लेकिन जो टैक्स रेट है वो क्या होगा? फिक्स्ड रहेगा. एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन होगा जो टैक्स रेट का होगा और वो फिक्स्ड रहेगा. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्साइज टैक्सेस, necessities of life are exempted or taxed at low rate. Comfort and semi-luxuries are moderately taxed, and luxurious tobacco and petroleum products are taxed heavily. तो अगर हम एक्साइज टैक्सेस की बात करते हैं और उसमें हम डिफरेंट नेचर ऑफ कमोडिटी की बात करते हैं, तो जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं उस पर टैक्स नहीं लगता है. अगर लगता भी है तो बहुत कम रेट पर लगता है. फॉर एग्जांपल नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ में सॉल्ट आ जाता है, सोप आ जाता है ना. जो भी हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है उसकी जो कमोडिटीज़ हैं उस पर बहुत कम टैक्स लगता है, और लगता भी है तो बहुत कम लगता है. और जो सेमी लग्जरीज़ हैं जैसे फ़ैन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, उसमें क्या है? मॉडरेटली टैक्सड, यानी कि मीडियम टैक्स होता है, ज़्यादा कम भी नहीं होता और ज़्यादा भी नहीं होता. एंड लग्जीरियस टोबैको एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर टैक्सड हैवीली. और जो लग्जीरियस आइटम्स हैं, टोबैको आइटम्स और पेट्रोलियम है, उन पर जो टैक्स है वो ज़्यादा लगता है. ठीक है, नाउ known tax revenue of the central government mainly consists of interest receipts on account of loans by the central government, which constitute the single largest item of known tax revenue, dividends and profits on investment made by the government, fees and other receipts for services rendered by the government. ठीक है, तो अभी तक हमने टैक्स रेवेन्यू की बात करी, जिसमें हमने इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में डिस्कस किया. लेकिन हमने क्या बोला था कि जो रेवेन्यू रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट के अंदर टैक्स रेवेन्यू भी आता है और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी आता है. तो नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंडर क्या क्या आता है? मेनली कंसिस्ट ऑफ इंटरेस्ट रिसीट. इंटरेस्ट रिसीट का मतलब कि जब गवर्नमेंट किसी को लोन दे रही है, किसी को अपना पैसा दे रही है, तो जब जो दूसरी पार्टी है वो उसको प्रिंसिपल अमाउंट भी दे रही है और साथ में इंटरेस्ट भी दे रही है. तो जब वो इंटरेस्ट दे रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट रिसीट्स बोलेंगे. ठीक है, तो जो इंटरेस्ट रिसीट है वो एक ऐसा सिंगल लार्जेस्ट आइटम है नॉन टैक्स रेवेन्यू का, जिसके कारण ही गवर्नमेंट के पास बहुत सारा पैसा आता है. ठीक है, और उसके अलावा और कौन कौन से हैं? जो कॉरपोरेट सेक्टर से डिविडेंड आता है, और प्लस जो प्रॉफिट अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है उस पर जो प्रॉफिट आ रहा है. ठीक है, ये सब आता है. एंड फीस एंड अदर रिसीट्स फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट. एंड कैश ग्रांट्स इन एड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर ऑल्सो इंक्लूडेड. तो जो भी डोनेशंस होते हैं, जो भी कोई ग्रांट्स होते हैं जो डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक IMF देता है, वर्ल्ड बैंक देता है, तो वो भी क्या हो रहा है? गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है. रिसीट्स का मतलब एक बार पैसा आना. ठीक है, तो ये इन फॉर्म की वजह से गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है. ठीक है, द एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट टेक इन टू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ टैक्स प्रपोजल्स मेड इन द फाइनेंशियल. तो जो रेवेन्यू रिसीट्स है, रेवेन्यू रिसीट्स के एस्टिमेशन पर क्या क्या आता है, इसके अलावा जो भी हमने टैक्सेस और नॉन टैक्सेस रेवेन्यू के बारे में डिस्कस किया, इसके अलावा क्या आता है? जो भी टैक्स प्रपोजल्स लिए जाते हैं फाइनेंशियल बिल में. ठीक है, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है. अब नेक्स्ट हमारे पास एक डायग्राम है
जिसमें गवर्नमेंट बजट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है रेवेन्यू बजट, दूसरा है कैपिटल बजट। ठीक है, और जो रेवेन्यू बजट है, रेवेन्यू बजट फर्दर डिवाइडेड है दो पार्ट्स में। एक है रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है, दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल बजट में दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है कैपिटल रिसीट्स और दूसरा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जो रेवेन्यू बजट है, रेवेन्यू बजट दो पार्ट में डिवाइडेड है, रेवेन्यू रिसीट्स और यहाँ पर हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा। ठीक है, क्योंकि कैपिटल बजट है तो कैपिटल बजट के अंदर क्या आ सकता है, कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जो रेवेन्यू बजट है तो यहाँ पर हमारे पास वर्ड क्या है, रेवेन्यू। तो जहाँ पर रेवेन्यू बजट है तो यानी कि वहाँ पर दो पार्ट्स कौन से डिवाइडेड होंगे, रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड कैपिटल बजट कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिवाइडेड होगा। ठीक है, अब जो रेवेन्यू रिसीट है इसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा। इसमें हमने क्या क्या देखा कि रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर क्या आता है, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, यानी कि रेवेन्यू रिसीट का मतलब, रेवेन्यू का मतलब कि जो गवर्नमेंट अर्न कर रही है, रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब कि जो गवर्नमेंट अर्न कर रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब कि जो गवर्नमेंट खर्च कर रही है। ठीक है, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर क्या आ जाएगा, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये हम अभी नीचे डिस्कस करेंगे। कैपिटल रिसीट्स के अंदर क्या आ जाएगा, अभी हम वो पढ़ेंगे। और कैपिटल एक्सपेंडिचर के नीचे क्या आ जाएगा, प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हमने अभी क्या किया है, हमने रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में डिस्कस किया है, जिसके अंदर हमने टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो broadly speaking, revenue expenditure consists of all those expenditure of the government which do not result in the creation of physical or financial assets. ठीक है, अगर हम ब्रॉडली टर्म्स में देखें, ऊपर ऊपर से देखें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर क्या आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट ऐसे खर्चे कर रही है, ऐसे एक्सपेंडिचर कर रही है जिससे कुछ एसेट्स नहीं बन रहा, जिससे कुछ फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स नहीं बन रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसके पास फ्यूचर उसका रिटर्न नहीं आ रहा है, वो खर्चा तो कर रही है लेकिन उस खर्चे से उसको कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है। ठीक है, it relates to those expenses incurred for the normal functioning of the government department and various services, interest payments on debt incurred by the government and grants given to state government and other parties, even though some of the grants may be meant for creation of assets. तो इसके अंदर गवर्नमेंट मेनली कौन से खर्चे करती है, जो डे टू डे फंक्शन यानी कि जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नॉर्मल फंक्शनिंग होती है उससे रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट ने लोन लिया है तो उसका अगर इंटरेस्ट पे करना है तो वो हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आया। और अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे कर रही है तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। और कोई भी डेट अगर गवर्नमेंट ले रही है या उसको पे बैक कर रही है, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट दे रही है ना, और अदर पार्टीज़ को ग्रांट दे रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, गवर्नमेंट अपना खर्चा दे रही है यानी कि एक्सपेंडिचर लगा रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Budget document classify total revenue expenditure into plan and नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो जो बजट डॉक्यूमेंट है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक है प्लान और दूसरा है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू सेंट्रल प्लान्स, द 5-year प्लान्स, द सेंट्रल असिस्टेंस फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी प्लान्स। तो प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, जो सेंट्रल प्लान्स होते हैं यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जो कि क्या होते हैं 5-year प्लान। ठीक है, तो 5-year प्लान में क्या था कि प्लान बनने से पहले यानी कि हर 5 साल बाद एक प्लान होता था कि ये अचीव करना है और उसके अकॉर्डिंगली उस प्लान पर काम किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो भी प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी को असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, उसके अकॉर्डिंगली अपना प्लान बनाती है।
ठीक है. नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, द मोर इम्पॉर्टेंट component of revenue expenditure cover a vast range of general economic and social services of the government. ठीक है. तो जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, जो भी जनरल सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विसेज और सोशल सर्विसेज, तीनों सर्विसेज गवर्नमेंट की कहाँ पर इंक्लूड होती हैं, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में. द मेन आइटम्स ऑफ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर आर इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस सर्विसेज, सब्सिडीज, सैलरीज एंड पेंशंस. ठीक है. और जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की मेन आइटम्स कौन कौन सी हैं, इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस सर्विसेज, सब्सिडीज, सैलरीज एंड पेंशंस. तो यानी कि प्लान एक्सपेंडिचर कौन सा, जो प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए होता है, और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कौन सा, जो नॉन प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए होता है. ठीक है. तो अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज़ या सैलरीज, पेंशंस देती है तो उसको कुछ रिटर्न उसका मिलता ही नहीं है ना. लेकिन अगर गवर्नमेंट प्लान एक्सपेंडिचर यानी कि पूरा 5 ईयर प्लान बनाती है और उस पर अगर खर्चा करती है, कोई पॉलिसीज़ बनाती है, कोई प्रोग्राम बनाती है, तो उसका फ्यूचर में रिटर्न मिलता है. इंटरेस्ट पेमेंट ऑन मार्केट लोन्स, एक्सटर्नल लोन्स एंड वेरियस रिजर्व फंड कॉन्स्टिट्यूट द सिंगल लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर क्या क्या आया, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन मार्केट लोन्स, एक्सटर्नल लोन्स और वेरियस रिजर्व फंड्स कॉन्स्टिट्यूट, यानी कि इन सब तीनों को मिलाकर क्या बन जाएगा, नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाएगा. दे यूज्ड अप 41.5% ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स इन 2004-05. ठीक है. तो लोन्स को पे करने के लिए 2004 और 5 में क्या हुआ था, इन सब लोन्स को पे करने के लिए गवर्नमेंट ने 41.5% जो रेवेन्यू रिसीट्स थी उसमें से अपना खर्चा उठाया. यानी कि जो भी टैक्सेस या नॉन टैक्सेस से जो रिसीट्स यानी कि जो पैसा आया था उसका 41.5% कहाँ पर गया था, इंटरेस्ट पेमेंट और मार्केट लोन्स पर और एक्सटर्नल लोन्स में. डिफेंस एक्सपेंडिचर, द सेकेंड लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, इज कमिटेड एक्सपेंडिचर इन द सेंस दैट गिवन द नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स देयर एग्जिस्ट लिटिल स्कोप फॉर ड्रास्टिक रिडक्शन. ठीक है. और जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है, डिफेंस एक्सपेंडिचर एक सेकेंड लार्जेस्ट कंपोनेंट है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का, जिसमें जो डिफेंस एक्सपेंडिचर में क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर उठाना पड़ता है. और इसकी अगर हम इसका अगर जो एक्सपेंडिचर है रिड्यूस करना भी चाहे तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए है. तो जो डिफेंस है, डिफेंस के लिए एक अलग से रिजर्व, एक अलग से पैसा गवर्नमेंट रखती है जो कि उसको पे करना ही करना होता है, जो कि एक्सपेंडिचर उसका उठाना ही होता है. ठीक है. सब्सिडीज आर एन इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट विच एम एट इंक्रीजिंग वेलफेयर. थर्ड कंपोनेंट कौन सा हो गया नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का, सब्सिडीज. तो सब्सिडीज भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसके लिए होता है, वेलफेयर के लिए होता है. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए होता है, जो जस्टिस बनी रहे. यानी कि अगर पुअर पीपल को हम सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक तरह से क्या है कि वेलफेयर अचीव हो रहा है. अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग implicit subsidies through underpricing of public goods and services like education and health, the government also extends subsidies explicitly on items such as export, interest on loans, food and fertilizers. तो गवर्नमेंट क्या क्या करती है सब्सिडीज से, अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग implicit subsidies through underpricing of public goods and services like education and health. तो गवर्नमेंट क्या करती है कि पब्लिक गुड्स जो भी होते हैं उनको अंडर प्राइसिंग यानी कि उसकी जो प्राइस कम करना, प्लस जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट एजुकेशन और हेल्थ में लगाती है उसके अलावा भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही है. किसके ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन लोन्स के ऊपर, फूड एंड फर्टिलाइजर्स के ऊपर. ठीक है. तो इन सब चीज़ों पर जो गवर्नमेंट है अपनी सब्सिडीज़ को बढ़ावा दे रही है. द अमाउंट ऑफ सब्सिडीज़ as a percent of GDP has been falling from 1.7% in 1991 to 1.66% in 2002 and 3 to 1.45% in 2004 and 5. ठीक है. तो अगर हम सब्सिडीज़ का अमाउंट देखें
जीडीपी के परसेंटेज के अकॉर्डिंगली, तो वो क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली फॉल कर रहा है। 1991 में कितना था, 1.7%, 2002-3 में कितना था, 1.66%, और 2004 और 5 में कितना था, 1.45%। तो ऑल्दो क्या हो रहा है, अगर हम जीडीपी की परसेंटेज के फॉर्म में देखें तो जो सब्सिडीज़ का अमाउंट है वो कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया इस वीडियो में, हमने दो कंपोनेंट्स पढ़े हैं किसके, बजट के। एक हमने रेवेन्यू रिसीट्स पढ़ा और दूसरा हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।